जब सन की दिमाग वाला इंसान रोड पे हो और उसके हाथ में हाई फाई गाड़ी हो तो ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहेंगे। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round, निकिता! मुझे यकीन है कि आपने ये वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से फैला जैसे जंगल में आग। लेकिन मैं सिर्फ एक वायरल वीडियो की बात नहीं करूँगा। सड़कों पर ऐसे कई सन की घूम रहे हैं जिन्हें बस गाड़ी मिल जाए तो वे उसकी स्पीड को हवाई जहाज़ की स्पीड से मैच करवाने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी की जान जाए या नुकसान हो। ये लोग इंसानों को मक्खी मच्छर समझते हैं और बेरहमी से कुचलते हुए निकल जाते हैं। पहले इस वायरल वीडियो की बात करते हैं। आपका स्वागत है ऑफिशियल चैनल एजे एम्पायर में। गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहां एक व्यक्ति ने शराब पीकर एक्सीडेंट कर दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसे सरकार के मुंह पर तमाचा कहें तो गलत नहीं होगा। बस आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, ड्राई स्टेट में शराब नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट शराब पीकर हुआ। असलियत ये है कि इंडिया में सब कुछ मिलता है, चाहे वो बैन ही क्यों ना हो। खैर, मुद्दे पर आते हैं। गाड़ी में 2 लड़के थे। एक्सीडेंट के बाद एक लड़का बाहर निकला और बोला, ये पागल है साला, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। इसके तुरंत बाद कार चला रहा लड़का भी बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अंदर राउंड, निकिता निकिता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लड़का था रक्षित चौरसिया, जो यूपी से है लेकिन वडोदरा में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। और इस पूरी घटना का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, वह कानून का छात्र था। एक भयानक हादसे के बाद भी रक्षित चौरसिया ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे यह सब उसके लिए कोई खेल या मजाक हो। अमीर घरानों के बेटे नशे में निर्दोषों को कुचलते हैं और फिर आसानी से बच निकलते हैं। रक्षित चौरसिया की इस घटना ने हमारे सड़े हुए लीगल सिस्टम और धर्म के गलत इस्तेमाल को उजागर कर दिया है। रक्षित का दावा है कि ये एक्सीडेंट सड़क पर गड्ढे की वजह से हुआ, लेकिन उसने खुद कबूल किया कि उसने भांग ली थी। पुलिस ने उसका सैंपल लेकर नशे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के वक्त कार में उसके साथ दूसरा लड़का प्रांशु चौहान था, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जिस गाड़ी से यह एक्सीडेंट हुआ वह रक्षित की नहीं, बल्कि उसके दोस्त प्रांशु चौहान के पिता की थी। लेकिन सबसे अहम सवाल, आगे इस केस में क्या होगा? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी एक लॉ स्टूडेंट था जो कानून को ही अपने बचाव का हथियार बना रहा है। क्या हमारे देश में कानून अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग है? क्या सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार और न्याय व्यवस्था जागेगी, या फिर यह केस भी उन मामलों की तरह दब जाएगा जिनमें आरोपी कानून के कमज़ोर पहलुओं का फ़ायदा उठाकर बच निकलते हैं? और निकिता कौन है? देखिए इस केस की पूरी सच्चाई सभी सबूतों और तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ। गुजरात के वडोदरा के पौश इलाके करेली बाग में हुए इस हादसे में 37 साल की हिमाली पटेल की मौत हो गई। वह अहमदाबाद से वडोदरा अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आई थी। इस घटना में 7 लोग घायल हुए, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को वडोदरा के शुकन हॉस्पिटल, दोषी हॉस्पिटल, जाइड्स एंड एसएसजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रक्षित को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस पहुंची तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसका साथी प्रांशु चौहान वहां से भाग निकला। हालांकि कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। घटना के बाद गाड़ी सड़क पर बंद हो गई, लेकिन अगर वह स्टार्ट हो जाती तो आरोपी वहां से फरार हो जाते ताकि खुद को बचा सकें। अगर वे भाग जाते तो गाड़ी के नंबर से मालिक यानी प्रांशु के पिता तक पहुंचा जाता और उन्हें ही शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता। फिर अगर वे बताते कि गाड़ी उनका बेटा नहीं बल्कि उसका दोस्त चला रहा था, तो सोचो इंटरनेट का क्या रिएक्शन होता। ऐसे में मुख्य संदिग्ध प्रांशु बनता, न कि रक्षित, क्योंकि गाड़ी प्रांशु के पिता के नाम पर थी। स्वाभाविक रूप से शक पहले प्रांशु पर ही जाता। इस सबके बाद जब लोगों ने रक्षित को पुलिस के हवाले कर दिया तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही वह मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था जैसे कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। पुलिस ने भी मीडिया को स्टेटमेंट लेने दिया ताकि वह झूठ बोलकर और डिप्लोमेटिक जवाब देकर पब्लिक का ध्यान दूसरी चीज़ों पर भटका सके। एक लॉ स्टूडेंट होते हुए भी उसे पता था कि ऐसे मामलों में मीडिया को स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि यह जुडिशरी प्रैक्टिस के खिलाफ है। फिर भी उसने इंटरव्यू दिया। ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। ये केस सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारी सड़क सुरक्षा की खस्ता हालत को उजागर करता है। फिलहाल रक्षित गिरफ्तार है, लेकिन हादसे के बाद कार की हालत और बुरी तरह कुचले गए लोगों को देखकर यह सवाल उठता है, क्या सच में न्याय मिलेगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, जैसा कि पुणे पोर्च केस में हुआ था, जहां जज ने माइनर आरोपी को सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा दी थी। वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन हमें तो गलत और सही को सही बोलना चाहिए। यदि हम सही और गलत में फ़र्क करना ही छोड़ दें तो एक बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला और एक साधारण इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्योंकि हर गलत करने वाला अपनी नज़र में सही ही होता है। ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि कोर्ट को प्रूफ चाहिए। यदि प्रूफ नहीं है तो आप मर्डर करने के बाद भी बच सकते हो। लेकिन जब रक्षित ने मीडिया से कहा
मैं कार सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था, लेकिन सड़क पर गड्ढों की वजह से नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। मैं नशे में नहीं था। मैं मृतक के परिवार से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि गलती मेरी थी। वे जो चाहेंगे वही होगा। मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैं बस होली दहन के लिए गया था और मैंने कोई नशा नहीं किया। तो सवाल उठता है, क्या ये सच है? इस घटना से ज्यादा ओपन एंड शट केस कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी देखिए कैसे लोग बचाए जाएंगे और कैसे रक्षित चौरसिया साफ निकल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, उसमें साफ दिखता है कि एक तेज रफ्तार कार आई और टू व्हीलर को कुचल दिया। अब दावा किया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जो भी गाड़ियों की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, खासकर वोल्क्सवैगन की, वे जानते हैं कि यह सफेद झूठ है। पहली क्लिप और कार के डैमेज से साफ पता चलता है कि स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थी। गवाह मौजूद हैं, प्रत्यक्षदर्शियों ने मौके पर ही रक्षित को पकड़ लिया। हमारे पास मोबाइल फुटेज भी हैं जो दुर्घटना के तुरंत बाद की स्थिति दिखाते हैं। गाड़ी का ऑन बोर्ड कंप्यूटर यह रिकॉर्ड करता है कि वाहन किस स्पीड पर चल रहा था, इसलिए सच्चाई आसानी से सामने आ सकती है। अब सवाल यह है, क्या न्याय होगा या फिर यह केस भी सिस्टम की लापरवाही का एक और उदाहरण बनकर रह जाएगा? वैसे तो गुजरात में शराब पूरी तरह बैन नहीं है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो सरकार की ओर से परमिट लेकर एक हफ्ते में 13 बियर की बोतलें और 750 मिलीलीटर विस्की खरीदी जा सकती हैं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गुजरात में अवैध रूप से शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब अगर साबित हो जाता है कि रक्षित नशे में था तो उसकी सज़ा और बढ़ सकती है। लेकिन रक्षित ने पूरी तरह इस बात से इनकार कर दिया कि उसने कोई नशा किया था। उसने पूरा दोष एयरबैग पर डाल दिया। लेकिन यह बहाना तभी काम करता जब लोग एयरबैग और कार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ नहीं जानते होते। एयरबैग खुलने के कुछ सेकंड बाद डिफ्यूज़ हो जाता है ताकि ड्राइवर को विजिबिलिटी मिले। लेकिन रक्षित ने जब तक 3 गाड़ियां नहीं ठोक दी तब तक एयरबैग खुला रहा। जब उसका दोस्त गाड़ी से बाहर आ रहा था तब भी कार में गैस दिख रही थी। अनोदर राउंड, निकिता ओम नमः शिवाय चिल्लाने की वजह। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतना भयानक एक्सीडेंट करने के बाद रक्षित जोर जोर से चिल्ला रहा था, अनोदर राउंड, निकिता ओम नमः शिवाय। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों कहा तो उसका जवाब था, बहुत सारे लोग मेरे चारों ओर थे, इसीलिए मैं उन्हें भगाने के लिए चिल्ला रहा था। निकिता नाम की कोई लड़की नहीं थी, यह बस मेरे मुंह से गलती से निकल गया। लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। हमारे माइंड में सबसे पहले वही सब आता है जो हमारे आसपास होता है। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन रक्षित को अपने के ऊपर कोई अफसोस नहीं। वह ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कोई नया मामला नहीं है। हर दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है और हम लोग भी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक खुद के साथ ऐसा कोई दुर्घटना नहीं होती तब तक हमें एहसास नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस परिवार के बारे में सोचना चाहिए जिस घर में से एक इंसान की जान चली गई है, जिसकी मृत्यु हो गई। वह तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन जो उसका परिवार है वह दुनिया में रह जाता है। उसे परिवार के बारे में सोचो, उन्हें कितने बड़े दर्द से निकलना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसे परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं, उसे परिवार की आवाज़ उठा सकते हैं। जब आज हम किसी के लिए आवाज़ बन रहे तो कभी हमारा भी जब बुरा वक्त आया तो हमारे लिए भी खड़े रहेंगे। खैर, ऐसा समय गलती से भी नहीं आना चाहिए किसी दुश्मन का भी। लेकिन ज़िंदगी ही सबसे बड़ा संघर्ष, हर दिन कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है। इसलिए आप भी किसी की मदद कर सकते हैं तो कर दिया करो। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस केस में कोई सख्त सज़ा होगी? क्या अमीर रईसजादों को कोई कड़ा संदेश दिया जाएगा या मामला किसी तकनीकी आधार पर तोड़ मरोड़ दिया जाएगा और 2 हफ्तों में बेल हो जाएगी? अब जब यह केस कोर्ट में जाएगा तो देखना होगा कि क्या पुलिस सही तरीके से जांच करेगी या नहीं। अगर जांच में लापरवाही हुई तो आरोपी की कहानी मजबूत हो सकती है और उसे कम सज़ा मिल सकती है। रोड सेफ्टी एक नेशनल इमरजेंसी। IRF के अनुसार वर्ष 2024 की इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट के मुताबिक देश में हुई कुल 5.7 लाख सड़क दुर्घटनाओं में से 4.6% हादसे स्कूल और कॉलेज इलाकों में हुए। यानी 2024 में करीब 26,220 सड़क हादसे स्कूल कॉलेज के आसपास हुए। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में हम सबसे आगे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक 2024 तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,80,000 लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ड्रंक ड्राइविंग के लिए 2020 से 2024 के बीच सिर्फ 1500 लाइसेंस कैंसिल हुए। यानी हमारे देश में ड्राइविंग इतनी बेहतरीन है कि लाइसेंस रद्द करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या रोड सेफ्टी के मुद्दे पर राजनीतिक दल एकजुट होंगे या फिर हम इसी तरह बहस करते रहेंगे? अमीर लोग निर्दोषों को कुचलते रहेंगे और वे बचते रहेंगे। अब देखना यह है, क्या हम वाकई कोई बदलाव लाने के लिए तैयार हैं या कुछ भी नहीं बदलेगा। न्याय व्यवस्था नहीं बदलेगी। कुछ दिनों में ये आरोपी भी छूट जाएगा, सब कुछ भुला दिया जाएगा। कोर्ट और पुलिस फिर किसी कॉमेडियन के पीछे पड़ जाएगी, किसी मजाक पर। लोग इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट समझेंगे जब तक कि यह उनके घर पर दस्तक नहीं देगा। खैर छोड़ो, मैं मिलता हूँ अगली बार।
जब फिर किसी मासूम की ज़िंदगी तबाह होगी और इंटरनेट उसे मनोरंजन बना देगा। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम और राधे राधे।